2023 खत्म होने को है और हमेशा की तरह इस साल भी हम कुछ रिग्रेट्स और कुछ उम्मीदें लेकर एक नए साल में कदम रख रहे हैं। मेरी तरह आप में से कई लोगों ने भी ये बात ऑब्जर्व की होगी कि ये साल कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया। ऐसा लगता है अभी कुछ 4-5 महीने पहले ही तो हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और इतनी जल्दी 2023 को गुड बाय कहने का टाइम आ गया। कोरोना के बाद से ऐसा लगता है जैसे मानो लाइफ ऑटो पायलट मोड पर चली गई है। साल आते हैं और चले जाते हैं। हमारे लिए तो इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल है कि कोरोना को आए 4 साल पूरे हो चुके हैं। बाकी सालों की तरह भले ही ये साल जल्दी बीत गया हो, लेकिन इस साल में भी वर्ल्ड ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा। हमारी कंट्री इंडिया इस साल दुनिया भर के अखबारों में छाई रही, कभी G20 की वजह से तो कभी वर्ल्ड कप की वजह से। इंडिया ने देश विदेश में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोग रोज अखबार पढ़ते हों, लेकिन कई बार हमसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिस भी हो जाती हैं। इसीलिए आया है जिसमें हम साल 2023 को एक बार रिविजिट करने वाले हैं। इस साल हमारे देश और दुनिया में कौन से खास इवेंट्स हुए, क्या इंसिडेंट्स हुए, स्पोर्ट्स का क्या हाल रहा, हमारे देश में क्या डेवलपमेंट्स हुए, कौन से नए डिसीजंस लिए गए, ये सारी बातें हम आपको इस शो में बताएंगे। साथ ही आने वाले साल यानी 2024 में हमारे देश में क्या मेजर डेवलपमेंट्स किए जाने वाले हैं, ये भी आपको इस शो में जानने को मिलेगा। यानी 2023 के रीकैप के साथ 2024 का प्रीकैप बिल्कुल फ्री। तो चलिए, इस साल की सबसे बड़ी न्यूज और हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट रही मून के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग। इसी के साथ हमारी कंट्री वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने मून के साउथ पोल पर लैंड किया हो। इस रेस में हमारे साथ रशिया भी था, लेकिन वो मून के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को मून पर इसकी सेफ लैंडिंग कंफर्म की गई। नए साल की शुरुआत हुई एक अच्छी न्यूज के साथ, जिसमें इंडिया ने ऑटोमोबाइल्स की सेल्स में जापान को पीछे छोड़ दिया। और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि 4.25 मिलियन व्हीकल सेल करके इंडिया अब दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑटोमेकर बन चुका है। इस साल इंडिया के रिलेशन कई कंट्रीज के साथ पहले से बेहतर हुए हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच डीजल सप्लाई करने के लिए बनाई गई इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के थ्रू जून से डीजल सप्लाई शुरू की गई। इस पाइपलाइन का 5 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश और 5 किलोमीटर का हिस्सा इंडिया में है और डीजल की सप्लाई बांग्लादेश के पार्वतीपुर से इंडिया के सिलीगुड़ी तक की जाएगी। इस साल बांग्लादेश में इंडिया के 16th वीजा एप्लीकेशन सेंटर का भी इनॉग्रेशन किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमीशन है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट वीजा ऑपरेशन सेंटर है, जहां पर 2019-20 में 1.6 मिलियन वीजास इशू किए गए थे। बांग्लादेश की तरह चाइना भी वैसे तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशन कभी भी उतने अच्छे नहीं रहे। इस साल हमारे होम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश की विजिट पर जाने वाले थे, लेकिन चाइना ने इस बात को अपोज करते हुए कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह का वहां जाना उनके रूल्स और उनकी अथॉरिटेटिव पावर का वायलेशन है। लेकिन इंडिया ने चाइना की इस दखलंदाजी का जवाब दिया और यह स्टेटमेंट जारी किया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा से इंडिया का पार्ट था और आगे भी रहेगा। इसीलिए इस मैटर में चाइना को बोलने का कोई हक नहीं है। चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री होने के बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और कंटिन्यूअसली हमारी टेरिटरीज पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। इंडिया इस साल G20 की होस्ट कंट्री भी रहा, जिसकी सक्सेस ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया है। सितंबर 9 और 10 को इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली में G20 समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसे सभी 20 कंट्रीज के लीडर्स ने अटेंड किया। खैर, इंडिया के बढ़ते हुए इंटरनेशनल रिलेशन की एक झलक साल 2025 में भी दिखाई देने वाली है, क्योंकि 2025 में स्पेन में होने वाले मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में इंडिया को एक गेस्ट कंट्री बनाया गया है। स्पेन में हर साल ये बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें सिर्फ स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज को ही इनवाइट किया जाता है। लेकिन 2025 के बुक फेयर में इंडिया को थीम कंट्री बनाया गया है,
यानी इस इवेंट में इंडियन पब्लिशर्स, इंडियन सिनेमा और इंडियन म्यूजिक को भी प्रमोट किया जाएगा। इस साल फरवरी में सीरिया और टर्की में डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इंडिया ने यहां भी अपने अच्छे रिलेशंस का एग्जाम्पल सेट करते हुए टर्की को सबसे पहले मदद भेजी। अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में इंडिया की तरफ से एनडीआरएफ टीम भेजी गई थी ताकि वहां के लोगों की मदद की जा सके। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए एक और गुड न्यूज मिली रिलायंस जियो की तरफ से। 2023 की टेलीकॉम ब्रांड रेटिंग्स के अकॉर्डिंग रिलायंस जियो को सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड की पोजीशन मिली, यानी हमारा जियो पूरी दुनिया के टेलीकॉम ब्रांड्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा। पिछले साल जियो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर था, यानी जाहिर है कि जियो ने एक साल में काफी तरक्की कर ली है। इसी साल यूनियन कैबिनेट ने नेशनल क्वांटम मिशन भी अप्रूव किया है, जिसमें इंडिया को क्वांटम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाया जाएगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी दरअसल फिजिक्स और टेक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए हम इनोवेशन की रेस में आगे निकल सकते हैं। ये मिशन हमारे देश के साइंटिस्ट्स को साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च में बहुत मदद करने वाला है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जाम्पल सेट करते हुए नेपाल ने अपने देश में इंडिया को सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने का अप्रूवल दे दिया है। एट प्रेजेंट नेपाल में ऑलरेडी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है, जो इंडिया के सतलुज जल विद्युत निगम की जिम्मेदारी है। साल 2023 के पहले तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब यूनाइटेड स्टेट्स के द पेंटागन के नाम था, लेकिन अब यह खिताब गुजरात के सूरत में लोकेटेड द सूरत डायमंड बोर्स को मिल चुका है। इतना ही नहीं, इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से प्लैटिनम रेटिंग भी दी गई है, जो कि हाईएस्ट रेटिंग मानी जाती है। प्लैटिनम रेटिंग्स उन बिल्डिंग्स को दी जाती है जिनमें इको फ्रेंडली फीचर्स हों और जहां कम से कम एनर्जी यूज की जाती हो। सूरत में बनी इस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिल्डिंग में बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में 50% लेस एनर्जी यूज की जाती है, जिसकी वजह से इसे ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने हाईएस्ट रेटिंग दी है। इंडिया ने ग्लोबली अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए भी काफी स्टेप्स लिए हैं, जिसमें इस साल यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस को $1 मिलियन का डोनेशन दिया गया है ताकि यूएन में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा सके। दरअसल यूनाइटेड नेशंस इनिशियली सिर्फ 3 वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया ताकि सभी लोगों को यूएन के डिसीजंस और स्पीचेस समझ आ सके। इंडिया ने यूएन में ये प्रपोजल रखा था कि हिंदी को भी वहां ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जिसे 193 यूएन मेंबर्स का सपोर्ट मिला। इसी डायरेक्शन में काम करने के लिए इंडिया ने यूएन को $1 मिलियन का डोनेशन भी दिया है। 2023 में इंडिया ने टेक्नोलॉजी में भी अपने कदम आगे बढ़ाए और इंडियंस की हेल्प के लिए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए। UIDAI ने आधार कार्ड से रिलेटेड सभी क्वेरीज के लिए एक नया चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम है आधार मित्र। आधार मित्र आपको गूगल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा और इस पर जाकर आप आधार कार्ड से रिलेटेड हर सवाल का जवाब जान सकते हैं। इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। अगर आप अपना नया पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऐप आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इस ऐप की मदद से आप सिर्फ 5 दिनों में अपना पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा पाएंगे, जिससे आपको अपना पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस साल हमारे देश के फार्मर्स के लिए भी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है डिजिक्लेम। ये उन फार्मर्स की मदद के लिए शुरू किया गया है जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस लिया है, और इस ऐप के जरिए उन तक उनके इंश्योरेंस का अमाउंट जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। अगला ऐप जो हमारे पीएम ने लॉन्च किया, वो भले ही डायरेक्टली हमें कोई फायदा ना दे पाए, लेकिन इनडायरेक्टली वो हमारे काम का है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यहां वहां खुदे गड्ढों से परेशान हैं, तो अब आपकी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इस साल पीएम मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। जैसा कि हम इसके नाम से ही क्लियरली समझ सकते हैं कि ये ऐप अनप्लान्ड डिगिंग यानी खुदाई को रोकने के लिए बनाई गई है। इस ऐप के जरिए कोई भी इंसान कहीं भी गड्ढा खोदने से पहले
अथॉरिटी से परमिशन ले सकता है और ये जान सकता है कि वहां खुदाई करना अलाउड है या नहीं। कई बार खुदाई की वजह से अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर्स, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन डैमेज हो जाती है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस साल NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी 10,000 किलोमीटर लंबी ऑप्टिक फाइबर केबल्स लगाने की अनाउंसमेंट की है। हालांकि ये काम 2025 तक पूरा किया जाना है। ऑप्टिक फाइबर केबल्स का इतना लंबा नेटवर्क लोगों को डिजिटली कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। NHAI ने ही राजमार्ग यात्रा ऐप भी लॉन्च किया, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ये ऐप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इस ऐप के जरिए ट्रैवल करते वक्त आप रियल टाइम वेदर कंडीशंस, नियर बाय टोल प्लाजाज, पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स और होटल्स सब कुछ पता कर सकते हैं। इस ऐप पर आप हाईवे से रिलेटेड कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। इस साल एनवायरनमेंट को लेकर भी लोगों में काफी अवेयरनेस देखी गई। G20 का भी मेजर फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही था। इसी के चलते एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने द मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे उनके सिंपल एक्शंस हमारे क्लाइमेट पर लार्ज इंपैक्ट डाल सकते हैं। इंडिया ने इस साल भारत 6G अलायंस भी अनाउंस किया, जिसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के कोलैबोरेशन से फ्यूचर में आने वाले 6G सिस्टम्स के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। लिटरेसी की बात करें तो हमारी कंट्री में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2023 में उल्लास ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें लोगों को बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स और एसेंशियल लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी। इस साल की शुरुआत हुई कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ। 17 जनवरी 2023 को BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने PM मोदी और 2002 के गुजरात दंगों में उनके रोल पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ। लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री पर कई सवाल भी उठाए और इसे एक प्रोपेगेंडा बताया गया, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में PM मोदी के एक्शंस को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। बाद में जब कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ने लगी तो कई लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की मांग की। इंडिया में रेडियो कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए PM मोदी ने 91 FM ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन किया, जिससे 18 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज के बॉर्डर रीजन और डिस्ट्रिक्ट्स को फायदा होगा। इस FM को 84 डिस्ट्रिक्ट्स में इंस्टॉल किया गया, जिससे इन डिस्ट्रिक्ट्स में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ सके। बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के लिए ही साल की शुरुआत धमाकेदार रही, क्योंकि इस बार इंडिया ने 2 ऑस्कर्स अपने नाम किए। लॉस एंजलिस में होस्ट किए गए 95th अकेडमी अवार्ड्स में इंडियन डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। साथ ही डायरेक्टर SS राजामौली की फिल्म RRR से नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस बार ऑस्कर प्रेजेंटर भी रही। साल के आखिर में रिलीज हुई 12th फेल का भी नाम इस बार ऑस्कर्स में दिया गया है। ये मूवी मनोज कुमार शर्मा की रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें लीड रोल में एक्टर विक्रांत मैसी नजर आए थे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने भी इस साल 2 ब्लॉकबस्टर्स के साथ बॉक्स ऑफिस पर कमबैक किया और अपने फैंस को अपनी दोनों मूवीज के गानों पर झूमने को मजबूर कर दिया। किंग खान की दोनों मूवीज जवान और पठान बॉक्स ऑफिस हिट रहीं और इन्हें ऑडियंस का काफी प्यार मिला। गूगल सर्च की बात की जाए तो इस बार लोगों की सर्च हिस्ट्री में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा छाए रहे। इसी साल 7 फरवरी को इन दोनों ने जैसलमेर में शादी की, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर इनका वेडिंग लुक और वेडिंग पिक्चर्स खूब शेयर किए गए। मोस्ट सर्च पर्सन में इस बार यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम आगे रहा। इसी लिस्ट में अगर शोज की बात की जाए तो शाहिद कपूर का फर्जी शो मोस्ट सर्च शो रहा। बॉलीवुड एक्टर सतीश कौशिक और अमेरिकन टेलीविजन सिटकॉम फ्रेंड्स के एक्टर मैथ्यू पेरी की डेथ से उनके फैंस काफी दुखी हुए। इन दोनों लोगों के नाम भी गूगल पर काफी सर्च किए गए। अक्टूबर 17 को 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी होस्ट किए गए, जिसमें अल्लू अर्जुन को पुष्पा फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर
और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। साथ ही आरआरआर को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड दिया गया। पीएम मोदी के शो मन की बात ने इस साल 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। इस रेडियो शो के 100 एपिसोड कंप्लीट हो जाने की खुशी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 100 रुपए के सिक्के लॉन्च किए। इसके अलावा 28 मई को हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस ओकेजन पर भी 75 रुपए के सिक्के जारी किए गए। इससे पहले साल 2016 में पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, जिसे कई लोगों ने सपोर्ट भी किया था। पीएम का कहना था कि ऐसा करने से ब्लैक मनी बाहर आएगी और टेररिज्म में भी कमी आएगी। हालांकि बहुत से लोगों को डीमोनेटाइजेशन का फैसला सही नहीं लगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस फाइल की। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने करीब 58 पिटीशंस को रिजेक्ट करते हुए यह वर्डिक्ट दिया कि पीएम मोदी का डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन गलत नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस साल ऑनलाइन बेटिंग के प्रमोशन पर भी रोक लगाने पर जोर दिया है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पैसों से खेले जाने वाले गेम्स और बेटिंग का प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे फाइनेंशियल रिस्क का खतरा है। 13 जनवरी को इंडिया के लिए एक और प्राउड मोमेंट रहा, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया। ये रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आसाम के डिब्रूगढ़ तक करीब 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। नॉर्थ ईस्ट के शिलोंग में ही इस साल इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी शुरू किया गया, जिससे नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फायदा होगा। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इस साल 450 करोड़ के नैनो यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसे झारखंड के देवगढ़ में सेटअप किया जाएगा। ये नैनो यूरिया प्लांट इंडिया में 5th प्लांट होगा। इससे पहले 2021 में पीएम मोदी ने गुजरात में फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट का इनॉग्रेशन किया था। इंडस बेसिन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस बेसिन में 6 रिवर्स आती हैं: चेनाब, इंडस, झेलम, ब्यास, रावी और सतलुज। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए पार्टीशन के बाद से इन रिवर्स के पानी को दोनों कंट्रीज के बीच इक्वली डिवाइड किया गया था, जिसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। लेकिन जम्मू और कश्मीर के एरियाज में कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स शुरू होने के बाद दोनों कंट्रीज के बीच इस ट्रीटी और वाटर शेयरिंग को लेकर कई डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, जिसके चलते इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी में चेंजेस की इच्छा जाहिर की है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने यह अनाउंसमेंट की है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में बनाया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी बुलेट ट्रेन को लेकर एक गुड न्यूज शेयर की है कि इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन सर्विस अगस्त 2026 तक शुरू कर दी जाएगी। इस बुलेट ट्रेन को गुजरात के अहमदाबाद से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र तक चलाया जाएगा। 30 मार्च को इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे के मौके पर यह अनाउंस किया गया कि इंडिया की 1000 सिटीज को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग मिल जाएगी। इंडिया में टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस को पूरी तरह खत्म करने के लिए बहुत सालों से कोशिश की जा रही है। इसी एम को लेकर इंडिया में एक कंट्री लेवल मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल की हेल्प से हर साल मार्च में टीबी के इंसिडेंट्स और उनसे होने वाली डेथ्स का रिकॉर्ड रिलीज किया जाएगा। गुजरात के बोटड डिस्ट्रिक्ट में 54 फीट टॉल हनुमान स्टैच्यू तैयार किया गया, जिसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवेल किया। इस स्टैच्यू को ब्रॉन्ज मेटल से बनाया गया है और इसे बनाने में 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। कुछ लोगों ने इस स्टेप को सपोर्ट किया, तो वहीं कुछ ने इसे पब्लिक मनी का मिसयूज बताया है। इस साल 10 अप्रैल को यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी वर्जन रिलीज किया गया। डोगरी जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में भी शामिल किया गया है। 26 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी ने कोची में इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो का भी इनॉग्रेशन किया। इस वाटर मेट्रो से कोची के आसपास के 10 आइलैंड्स को कनेक्ट किया जाएगा।
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये मेट्रो बैटरी ऑपरेटेड है और इसका एक ट्रिप सिर्फ 20 रुपए से स्टार्ट है। हर इंडियन के लिए और स्पेशली इंडियन वुमेन के लिए एक और गर्व की बात है कि पहली बार इंडियन आर्मी ने 5 वुमेन को आर्टिलरी रेजिमेंट में पोस्ट किया है। यानी ये वुमेन अब बॉर्डर पर फ्रंट लाइन में रहकर अपनी ड्यूटी निभाएंगी। इन 5 में से 3 वुमेन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना और 2 वुमेन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल ओपन किया जा रहा है, जो कि सी लेवल से 17 से 20 मीटर नीचे बनाया जाएगा। ये टनल गिरगांव को प्रियदर्शन पार्क से कनेक्ट करेगा। इंडियन रेलवेज ने भी आम आदमी की परेशानी और उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 20 रुपए का इकोनॉमी मील अपने मेन्यू में शामिल किया है। इस मील को IRCTC के किचन से सप्लाई किया जाएगा। ये सर्विस 51 स्टेशंस पर ऑलरेडी स्टार्ट भी की जा चुकी है। इसी साल इंडिया के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का भी इनॉग्रेशन किया गया। 3D प्रिंटिंग को चुनने के पीछे रीजन था कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कंस्ट्रक्शन टाइम में कमी। इस प्रोसेस का यूज करके प्रिंटिंग टाइम और कॉस्ट दोनों कम की जा सकेंगी। गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए टेली लॉ 2.0 स्कीम लॉन्च की है, जिसके चलते अब रूरल और बैकवर्ड एरियाज में रह रहे लोगों को फ्री लीगल हेल्प मिल सकेगी। इंडिया को इस साल अपनी फर्स्ट एयरबस भी मिल चुकी है, जिसका नाम एयरबस C295 है। इस एयरक्राफ्ट को यूरोपियन एविएशन लीडर एयरबस और टाटा ग्रुप की पार्टनरशिप में लाया गया है। इस एयरबस में ट्रैवलिंग के साथ साथ सर्वेलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जैसी फैसिलिटीज भी हैं। इंडियन पार्लियामेंट में इस साल एक हिस्टोरिक बिल पास किया गया, जिसमें लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों में वुमेन को 33% सीट्स ग्रांट की गई हैं। यानी ये 33% सीट्स पूरी तरह वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इस स्टेप से पार्लियामेंट में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में पहले रैपिड एक्स के नाम से चलने वाली ट्रेन सर्विस को 19 अक्टूबर को नमो भारत नाम दिया गया और 21 अक्टूबर को इस सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस की शुरुआत की गई। नमो भारत इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करेगी। इस ट्रेन का मिनिमम फेयर 40 और मैक्सिमम फेयर 100 रुपीज है। साथ ही इजी टिकटिंग के लिए स्टेशंस पर टिकट वेंडिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं। इस ट्रेन का रूट दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर होगा। अयोध्या में इस साल दीपावली पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया, जहां लोगों ने 22 लाख दिए एक साथ जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया। ये अब तक अयोध्या में सेलिब्रेट किया जाने वाला 7वां दीपोत्सव था, जहां इतने ज्यादा दिए जलाकर दीपावली सेलिब्रेट की गई हो। इंडिया ने क्रूड स्टील प्रोडक्शन में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और इस साल इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर बनकर सामने आया। इस साल पेटेंट के मामले में भी इंडिया ने एक लंबी छलांग लगाई। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अनाउंस किया कि करंट फिस्कल ईयर यानी 2023-24 में इंडिया ने टोटल 41,010 पेटेंट्स ग्रांट किए। इंडिया में पेटेंट एप्लीकेशन में भी 31.6% ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इंडिया में इनोवेशन की ग्रोथ को बताता है। इंडिया में ब्लड मैनेजमेंट और इजी डोनेशन के लिए ब्लड प्लस नाम का एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसमें थ्रू ब्लड वेस्टेज कम से कम होगा और जरूरतमंद लोगों को आसानी से ब्लड मिल सकेगा। इंडिया के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को इस साल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि वो ये अवार्ड नहीं जीत पाए। इस अवार्ड के लिए सभी 6 कॉन्टिनेंटल एरियाज से 11 एथलीट्स को नॉमिनेट किया गया था, जिन्हें इंटरनेशनल एथलीट एक्सपर्ट्स ने जज किया। ये टाइटल ना सही, लेकिन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया के लिए गोल्ड लाकर दुनिया में इंडिया का सिर गर्व से ऊंचा कर चुके हैं। क्रिकेट फैंस के लिए ये साल एक तरफ 10 कंसेक्यूटिव विन्स की खुशी से भरा रहा, तो वहीं वर्ल्ड कप फाइनल्स में हार जाने का दुख हर इंडियन के चेहरे पर दिखाई दिया। लेकिन इंडिया के लिए ये अच्छी बात थी कि इस बार पूरे साल हर एक रैंकिंग में इंडियन क्रिकेट टीम टॉप पर रही।
बैडमिंटन में इंडिया के सात्विक साईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन में मेंस डबल टाइटल अपने नाम करके हिस्ट्री क्रिएट की है। फुटबॉल में भी इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने 9th सैफ चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया। इंडिया का फाइनल गेम कुवैत के अगेंस्ट था, जिसमें जीत की कोई उम्मीद न होने के बाद भी हमारी टीम ने देश को ये जीत दिलाई। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने भी मलेशिया को हराकर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की। इंडियन चेस चैंपियन रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने भी FIDE वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचकर इंडिया को प्राउड फील करने का मौका दिया। हालांकि फाइनल्स में मैग्नस कार्लसन से हार गए। एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने टोटल 107 मेडल्स अपने नाम किए, जिसमें 28 गोल्ड मेडल्स, 38 सिल्वर मेडल्स और 41 ब्रोंज मेडल शामिल हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन प्रोसेस इजी बनाने के लिए कोविन वेबसाइट लॉन्च की थी, जिस पर वैक्सीनेशन के लिए इजी स्लॉट बुकिंग्स अवेलेबल थीं। कोविन की सक्सेस के बाद इस साल इंडिया ने यूविन वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके जरिए चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन के वैक्सीनेशन डोज का रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन स्टेटस फैसिलिटेट किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने इस साल बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसेस की शुरुआत की। वर्ल्ड में बढ़ते पोल्यूशन और कार्बन फुटप्रिंट्स को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया गया है। ये बसेस 100% मेथनॉल पर चलने वाली हैं, जिससे एयर पोल्यूशन में कमी देखने को मिलेगी। इसी डायरेक्शन में इंडियन रेलवेज ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियन रेलवेज प्लान कर रहा है कि साल 2030 यानी अगले 7 सालों में रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। व्हीकल से निकलने वाला कार्बन करंटली पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। इसीलिए हर एक कंट्री में कार्बन एमिशन को कम करने के लिए अपने अपने लेवल पर काम किया जा रहा है। साल 2030 तक ही इंडिया ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बनने की भी प्लानिंग कर रहा है। इस स्टेप से भी कार्बन एमिशन रिड्यूस होगा और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। इनोवेशन में अपनी एक नई पहचान बनाते हुए साल 2026 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। करंटली इस लिस्ट में टॉप पर चाइना का नाम है और सेकंड जापान का, लेकिन 2026 तक हम जापान को इस रेस में पीछे छोड़ देंगे। पुणे बेस्ड जेनोवा फार्मास्यूटिकल्स ने इंडिया की पहली ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन बनाई है, जिसे इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से इमरजेंसी अप्रूवल भी मिल चुका है। ये वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट इफेक्टिव होगी और बॉडी को ओमिक्रॉन के डेंजरस इफेक्ट से बचाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेटरिनरी ड्रग्स और वैक्सीनेशन अप्रूवल के लिए भी एक पोर्टल की शुरुआत की, जिसे नंदी पोर्टल नाम दिया गया है। इस पोर्टल की हेल्प से अब जानवरों के इलाज के लिए नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इजीली मिल पाएगा, जिससे उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके। इंडिया की बनाई पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जल्द ही हरियाणा के जींद से सोनीपत तक शुरू की जाएगी। इस ट्रेन में फ्यूल के लिए ऐसे सेल्स का इस्तेमाल किया गया है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। ये ट्रेन इनिशियली कालका शिमला रेलवेज, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज, दार्जिलिंग हिल्स, कांगड़ा रेलवेज, बिलीमोरा वाघाई, म्हाओ पातालपानी, मारवाड़ देवगढ़ माद्रिया और महाराष्ट्र के माथेरन हिल स्टेशन पर चलेगी। 25 सितंबर को इंडिया में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस की भी शुरुआत की गई, जिनमें से कोई पोल्यूटेंट नहीं बल्कि वाटर एमिट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए साल 2030 तक इंडिया अपने नेचुरल गैस शेयर को भी 15% तक बढ़ा लेगा, जो करंटली सिर्फ 6% है। नेचुरल गैस को क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इनके यूज से पोल्यूशन नहीं होता। CNG, PNG और LPG इसके अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इस साल टोयोटा इनोवा की भी एक नई कार लॉन्च की गई, जो 100% एथेनॉल से चलेगी। इस कार का नाम टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है। साल 2024 की शुरुआत में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया जाएगा।
इसी के पहले अयोध्या की सरयू नदी में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहां सोलर पावर्ड रामायण वेसल की शुरुआत की जा रही है। इस बोट में 30 पैसेंजर्स के बैठने की जगह होगी और इसे पूरी तरह से एयर कंडीशन रखा गया है ताकि पैसेंजर्स की यात्रा प्लेजेंट हो। इंडिया में बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली नेचुरल गैस का अमाउंट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बायोगैस ब्लेंडिंग की प्लानिंग की है, जिसे अप्रैल 2025 में शुरू किया जाएगा। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री इस साल गुरुग्राम में शुरू किया गया। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में टोटल 72 डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिनमें हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल इक्विपमेंट्स और सप्लाईज हैं। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मदद के लिए बनाया गया है। कंट्री के सभी स्कूल्स के लिए एनसीईआरटी ने इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख रिलीज किया है। इस ऐप के जरिए सभी स्कूल्स में स्टूडेंट्स का असेसमेंट और इवैल्यूएशन किया जा सकेगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव में पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया। ये इंस्टीट्यूट 203 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है, जो लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है। इस इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड हॉस्पिटल भी है, जहां कन्वीनियंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। कोडिंग और एआई को प्रमोट करने के लिए सीबीएसई ने क्लास 6 से 8 तक के करिकुलम में इन दोनों एरियाज को इंक्लूड किया है। यूजीसी ने उत्साह एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नाम की वेबसाइट्स लॉन्च की हैं, ताकि इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर 2023 में एजुकेशन लोन रजिस्ट्रेशन में भी 17% ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे पता चलता है कि अब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले साल ये लोन अमाउंट 82,723 करोड़ था, लेकिन इस साल ये अमाउंट बढ़कर 96,847 करोड़ हो गया। गुजरात के मेहसाना में फर्स्ट कोऑपरेटिव सैनिक स्कूल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। इस स्कूल का नाम श्री मोतीबाई आर चौधरी सैनिक स्कूल रखा गया है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने सितंबर 1 को अनाउंस किया कि एनसीईआरटी को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया है, यानी एनसीईआरटी को एजुकेशन की फील्ड में अब एक हाई स्टैंडर्ड माना जाएगा। पुडुचेरी के गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट स्टूडेंट्स के लिए भी इस साल अच्छी खबर आई है। यूनियन होम मिनिस्टर ने पुडुचेरी के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए मेडिकल एजुकेशन में 10% रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट की है। अब उन्हें नीट क्लियर करने के बाद मेडिकल एजुकेशन परस्यू करने में आसानी होगी। रिसेंटली पीएम मोदी ने इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की बात कही थी। इसी के चलते एनसीईआरटी ने भी ये डिसीजन लिया है कि वो अपनी अपकमिंग टेक्स्ट बुक्स में अब इंडिया की जगह भारत लिखेंगे। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे के मौके पर केरला के कोझिकोड सिटी को यूनेस्को की तरफ से सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल दिया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भगवान राम की मूर्ति की स्थापना करेंगे। 5G और 6G नेटवर्क के एडवांसमेंट के लिए इंडिया साल 2024 में WTSA यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होस्ट करने वाला है। ये इवेंट हर 4 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने प्रेडिक्ट किया है कि साल 2027 तक इंडिया, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। साथ ही इंडिया के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी ये कहा है कि 2024 तक इंडिया का हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस को मैच कर लेगा। इसी के चलते ब्रह्मताल 2 प्रोजेक्ट भी प्रपोज किया गया है, जिसमें 5000 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्रेसवे और हाईवेज डेवलप किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स या टारगेट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द अचीव कर लें और आने वाला साल हमारी कंट्री के लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए।